नमस्कार दोस्तों। कई बार आप भी मार्केट में कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हजारों म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सूट रहेगा, प्लस वो म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट करने का है कि ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेस्ट है, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो है वो अपना पार्ट 2 है म्यूचुअल फंड के लिए। कृपया करके आप पहले पार्ट 1 देखें ताकि आपको क्या बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। बेसिक कंसेप्ट में कि ये म्यूचुअल फंड का वर्किंग मैकेनिज्म क्या रहता है, म्यूचुअल फंड में क्या अपने को बेनिफिट्स रहते हैं, क्या अपने को ड्रॉबैक्स रहते हैं, कितने टाइप्स के म्यूचुअल के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, वो सारे कंसेप्ट वाइज आपको अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पार्ट 1 में, आप कृपया जाके वो देखिए, फिर आपको पार्ट 2 ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी कंसेप्ट तो अपने पास क्लियर है। अब हम देखेंगे कि कोई भी म्यूचुअल फंड है उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से अपने को पॉइंट कंसीडर करने चाहिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के टाइम में, और कौन सा चीज़ अपने लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है। तो इन्वेस्ट करेंगे कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। तो इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वे और एक होता है रेगुलर वे। रेगुलर में क्या होता है कि आप किसी एडवाइजर या एजेंट के पास जाएंगे, वो आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेगा और वो उसकी तरह से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट उसमें क्या होता है कि अपने को जो एडवाइजर और एजेंट होता है उसके लिए भी एडिशनल एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐप्स और प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां पे आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या जो म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है वहां पे भी आप डिजिटल फॉर्म में डायरेक्ट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज के टाइम में यही प्रीफर रहेगा कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाएं, क्योंकि वहां पे आपको एक्सपेंसेस रेशियो होता है वो सेव होता है ऑलमोस्ट 0.3%, 0.5%, उसमें आपको सेविंग हो जाएगा, अननेसेसरी आपको देने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, अब आपने फाइनल किया कि मुझे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाना है, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि म्यूचुअल फंड्स में फिर यहाँ पे बेसिकली दो डिफरेंस होते हैं, एक पैसिव म्यूचुअल फंड, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको पैसिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो उसमें क्या है कि अगर आपका, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान हो 10 से 15 साल की, और आप नहीं चाहते कि उसमें से बार बार आप पैसे बाहर निकालें, क्योंकि अगर आप जैसे इन्वेस्टमेंट से पैसे बाहर निकालते हैं तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है, तो वो अननेसेसरी आपका जो पैसा वो एज ए टैक्स में जाएगा। उसके बजाय अगर आप नहीं निकालेंगे तो वही पैसा आपका कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट में रहेगा। तो अगर आपका प्लान है कि मैं लंबा 10 से 15 साल करूं, तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आपको पैसिव म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए आपको पैसिव म्यूचुअल फंड में? क्योंकि दो रीजंस हैं उसके। एक तो इसका जो एक्सपेंसेस रेशियो है एक्टिव म्यूचुअल फंड की बजाय ऑलमोस्ट 0.8 से लेके 1% के आसपास, इसी रेंज में कम रहता है। तो अब जब आप 15 साल की कैलकुलेशन निकालेंगे तो 1% काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, वो आपको फायदा देता है। दूसरी बात, जब आप कंटिन्यूसली मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं, और मार्केट की खुद की एक हैबिट होती है कि वो रेगुलरली बढ़ता ही जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा, वो गैप्स में आता रहता है, बट अगर ओवरऑल उसकी ग्रोथ देखोगे तो वो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपका जो फंड है वो काफ़ी अच्छी आपको ग्रोथ देता है, तो इसलिए पैसिव में आपको ये फायदा है। हाँ, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट पीरियड हो, समझिए 4 से 5 साल या 2 साल, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहें, तो उस टाइम हमेशा आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो प्रीफर करना चाहिए। एक्टिव म्यूचुअल फंड क्यों प्रीफर करना चाहिए? क्योंकि देखो, जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनी होती है वो ऑफकोर्स बेनिफिट्स के लिए काम करती है, और वो कब बेनिफिट उसको ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए कई बार क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो अपना कई जगह ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ पे थोड़ी रिस्क ज़्यादा रहती है लेकिन रिटर्न भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि अपना जो म्यूचुअल फंड का बेसिक कंसेप्ट है वहाँ पे हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। म्यूचुअल फंड का बेसिक कंसेप्ट ये है कि अपने को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें अपने को पता नहीं रहती। तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क रहता है कंपेयर टू द इंडेक्स म्यूचुअल फंड। लेकिन अगर आपका पीरियड शॉर्ट पीरियड हो, उस टाइम आपको ये बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो अभी आपको पता चल गया कि आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में जाने का है या पैसिव म्यूचुअल फंड में जाने का है। ये आपके टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जाएंगे तो आपको हमेशा ही एक्टिव म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स करेगा। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाएंगे और ओवरऑल रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको हमेशा ही पैसिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। अभी आपको ये पता चल गया कि भाई मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, लेकिन अब आगे इसमें म्यूचुअल फंड को जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स मुझे देखने चाहिए। तो सबसे पहले आता है एनएवी। एनएवी में क्या होता है कि कई बार आपको कोई भी एडवाइजर या कोई एजेंट आपको घुमाने की कोशिश करता है कि देखिए ये इसमें एनएवी की वैल्यू कम है, आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे ज़्यादा मिलेंगे, इसमें ये है। बट ये माइंड में रखिए कि एनएवी की वैल्यू कुछ भी हो, उससे आपके इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा।
क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि ये जो एनएवी की कैलकुलेशन है उस पर ऑटोमेटिकली आपको भी पता है एनएवी की कैलकुलेशन क्या थी कि उसके जो नेट एसेट्स वैल्यू माइनस लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स। तो आप किसी चीज में डिवाइड कर रहे हो, समझो उसके पास 100 शेयर हो और उसकी वैल्यू आ रही 90 रियाल, ओके। लेकिन अगर वो उसको 1000 शेयर बना दे तो ऑटोमेटिकली एनएवी आ गई 9 रियाल। तो आपकी एनएवी जो 90 है, 9 है या 900 है, वो उस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है या कम ग्रोथ कर रहा है। वो उस बात पे डिपेंड करती है कि उसने नंबर ऑफ द शेयर्स कितने डिवाइड किए हैं। तो एनएवी से आपके इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई घुमा रहा हो बात करके कि एनएवी ये इसके बहुत कम है, आपको ये फायदा, वो कुछ फायदा नहीं। जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपकी उतनी ही रहेगी। तो एनएवी कभी भी कंपेयर ना करें आप जब भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें उस टाइम, ओके। ठीक है, मुझे एनएवी नहीं देखना, तो मुझे देखना क्या है? मुझे देखना है उसका रिटर्न। और रिटर्न में भी क्या होगी कि आपको 1 महीना, 6 महीना या 1 साल का नहीं देखना। आप मिनिमम अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देख रहे हैं तो 5 साल का देखिए। 5 साल में क्या होता है, क्योंकि आपका मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे रहता है, तो आपका जो ओवरऑल जो फंड मैनेजर है उसकी क्या कैपेसिटी और वो कितना रिटर्न दे रहा है वो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो आप हमेशा प्रीफर करें कि 5 साल में कंपेयर करें। लेकिन ये 5 साल से भी एक अच्छा ऑप्शन मैं आज आपको बताता हूँ, वो आप उसका कंपेयर करें रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आप 5 साल के डिफरेंट ड्यूरेशंस में उसका कंपेयर करें कि उसने कितना ग्रोथ दिया है, क्यों किया है, ऐसा क्यों रीजन है। उसका रीजन क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि फंड मैनेजर एक चांस लेता है, वो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड या किसी एक कंपनी पे वो एक चांस ले रहा हो और वो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है, तो वो 5 साल में आपको वो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा देगी। लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं कि अगले 5 साल भी वो उसी अच्छी तरीके से रिटर्न देगी। लेकिन अगर वो पिछले कई 5 सालों से और वो एक कंटिन्यूअस और एक अच्छा रिटर्न दे रही है, इसका मतलब जो उनकी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है वो एक ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली वो ही रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो जो कंटिन्यूटी में चल रहा है वो आपको 100% आगे भी मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें तो आप उसका रोलिंग रिटर्न पक्का देखें। फिर नेक्स्ट उसमें आप क्या देखेंगे? नेक्स्ट उसमें आप देखेंगे कि जिस कंपनी पे अपन ट्रस्ट कर रहे हैं वो एएमसी का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स कैसा है, वो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये कितने फंड्स ये कितने फंड्स मैनेज कर रही है, इसका रिटर्न का क्या है। प्लस आपको जो उसका फंड मैनेजर है वो फंड मैनेजर का भी आप रिकॉर्ड देखें, वो उस फंड मैनेजर ने कौन कौन से फंड पहले मैनेज किए हैं और उनका रिटर्न क्या है, ये फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। वो सारी चीज़ें अगर आप देख सकते हैं तो आप देखें। अगर समझो अपने को ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है म्यूचुअल फंड में, वो फंड मैनेजर की हिस्ट्री देखने का या फिर उस कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब देखने की, तो टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आजकल बहुत सारे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको वो पूरी समराइज करके और वो उनकी रैंकिंग बना के देते हैं। तो आप 3-4 ऐप्स में कंपेयर करके उनको डिटेल स्टडी करके और आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप उसमें देखेंगे एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो देखो, इसमें अपने को 2 चीज़ तरीके से देखना चाहिए। ये 100% ट्रू है कि अगर एक्सपेंस रेशियो आपका कम रहेगा तो वो आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा बढ़ा के देगा, ये सही। बट ये आधा सत्य है। पूरा सत्य क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो को ना देखें, वो कितना रिटर्न दे रहा है वो रिटर्न भी देखें। अगर आप समझो कोई एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको एग्जांपल 20% रिटर्न दे रहा है बट उसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है, दूसरा उसी के साथ में एक दूसरा इन्वेस्टमेंट है जो आपको समझो 13% रिटर्न दे रहा है और उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपको मेरी नज़र में 20% वाला सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और रिटर्न मिल रहा है तो आपका जो एंड अमाउंट होगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक्सपेंस रेशियो उस पॉइंट में इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। बट अगर समझो आप सेम ही कैटेगरी में कंपेयर कर रहे हैं जिनका रिटर्न ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे आपको अगर कम एक्सपेंस रेशियो मिल रहा है और वो फंड मैनेजर और जो फंड कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो आपको वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कंसिडर करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी एक्सपेंस रेशियो को देखें तो उसको पूरा एक ब्रीफ डिटेल में देखें, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पकड़ के उसको ना देखें, उससे क्या होगा कि आपके रिटर्न्स पे इफेक्ट होता है। तो जो मेरा मकसद था आप लोगों को म्यूचुअल फंड की बेसिक चीज़ें समझाने का कि उसको क्या वर्किंग स्टाइल रहता है और उसको सेलेक्ट करते वक्त अपने को क्या क्या पॉइंट्स रखने चाहिए, ये आपने देख लिया। अब जब भी आप किसी भी ऐप में जाओगे तो आपको वहाँ पे हज़ारों तरह के म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। अब वो म्यूचुअल फंड में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ कि
कौन सा म्यूचुअल फंड का क्या एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का स्टाइल और क्या उसका मेथोलॉजी रहता है कि कौन से फील्ड में वो इन्वेस्ट करेगा, उसके बेस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, आपका बिलीव किस चीज़ में है, और वहाँ पे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें बेसिकली 3 डिफरेंस होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेब्ट, एक होता है हाइब्रिड। तो इक्विटी में भी क्या होता है कि मोस्टली ये जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी जो रहती है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सेंसेक्स है उसमें क्या है, और 5 ओके। तो अभी इसमें क्या होता है कि एक तो उसका जो कैप होता है उसके बेस पे भी आपको अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। जैसे कि अगर सेंसेक्स में जो टॉप 100 हैं, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टॉप 100 लिस्ट में आते हैं, उनमें अगर कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उनमें, तो वो क्या होगा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होएगा। अब दूसरा क्या होगा कि उससे छोटी छोटी कंपनियां हैं जो समझो 100 से लेकर 250 की रेंज में आती हैं, वो क्या होगी, मिड कैप होगी। फिर उससे जो 250 के बाद में की जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां हैं वो सब स्मॉल कैप में आ गई। तो कभी भी आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं और वहां पे आपको देखते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तो अभी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। फिर दूसरा इसमें आता है मल्टी कैप और एक आता है फ्लेक्सी कैप। नाम से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, मतलब आप किसी की कैप में जाके आप कर सकते हो इन्वेस्ट। थोड़ा सा इनमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स होता है उसमें आपको 25% आपको लार्ज कैप में लगाना होता है, 25% आपको मिड कैप में लगाना होता है, 25% आपको स्मॉल कैप में लगाना रहता है, और 25% आपके फंड मैनेजर को फ्रीडम दी जाती है, वो कोई से भी कैप में लगा सकता है। लेकिन फ्लेक्सी में आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं रहती, आप जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया मल्टी कैप का और फ्लेक्सी कैप का। फिर इसमें आपके कई इंडेक्स फंड्स भी आते हैं, जैसे लार्ज कैप इंडेक्स फंड हो गया, मिड कैप इंडेक्स फंड हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड हो गया। तो ये सारे पैसिव म्यूचुअल फंड्स भी इसमें आपको मिलेंगे। तो आपको आइडिया लग गया कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये इन्वेस्ट कर रहा है लार्ज कैप इंडेक्स फंड में, तो उससे आपको क्या आइडिया लग गया कि ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड्स है और ये सारी जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें ये इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर एक म्यूचुअल फंड आपका होता है फोकस्ड म्यूचुअल फंड। उस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो फंड मैनेजर रहता है वो पर्टिकुलर किसी सर्टेन कंपनीज पे, ग्रुप ऑफ कंपनीज पे या किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे ही फोकस करता है, उसको फोकस्ड म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। कि समझो आपका लार्ज कैप है वो 100 नंबर्स है, बट वो 100 नंबर्स में से भी वो मैक्सिमम 30 नंबर्स में ही इन्वेस्ट करेगा, उसको फोकस्ड म्यूचुअल फंड बोल दिया। फिर आपका वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हो गया। तो वैल्यू ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें क्या होता है, वो फंड मैनेजर उन कंपनियों पे फोकस करता है जिनकी शेयर प्राइस अभी काफ़ी अच्छी अंडर वैल्यू मिल रही हैं। फिर आपका एक हो गया इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। तो उसमें क्या होगा, जो फंड मैनेजर रहेगा वो इंटरनेशनल कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। एक आपका हो गया इक्विटी एफओएफ। तो उसमें क्या होगा कि जो फंड मैनेजर रहेगा वो काफ़ी सारे ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करेगा जो इक्विटी में डील कर रहे हैं, तो ये फंड एफओएफ हो गया। फिर आपका हो गया कई सेक्टर स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स। तो आप वहां पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये पर्टिकुलर कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर समझो आपको अभी बिलीव हो कि मुझे लगता है कि इंडिया की एनर्जी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, तो आप डायरेक्टली एनर्जी म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपको बिलीव हो कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको अगर ये लगे कि बैंकिंग हो गई, तो बैंकिंग का लिए अलग से म्यूचुअल फंड आपको मिलेंगे, पीएसयू के लिए अलग से आपको म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कंसिडर किए जाते हैं। फिर उसमें आपका आता है डेप्ट। डेप्ट में क्या होता है कि वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सिक्योरिटी में, बॉन्ड में, मनी मार्केट्स में, इन सब में डील करते हैं। और इसमें भी क्या होता है, ड्यूरेशन वाइज पे वो लोग इनको अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कोई अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड के लिए हो, उसके बाद कोई शॉर्ट पीरियड के लिए म्यूचुअल फंड हो, कोई मीडियम ड्यूरेशन के लिए म्यूचुअल फंड हो, कोई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए म्यूचुअल फंड्स हो। इसमें एक ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स भी होता है। तो आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट सूट हो रहा है, आप कितने टाइम फ्रेम के लिए आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज कर सकते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपको क्या रहेगा कि रिटर्न भी थोड़ा कम रहेगा, तो रिस्क भी थोड़ा कम रहेगा। फिर नेक्स्ट होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या हो गया कि जो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स इन दोनों का मिक्स होता है। तो उससे क्या होगा कि आपका रिस्क इक्विटी से थोड़ा सा कम रहेगा और डेब्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। सेम रिटर्न भी आपका इक्विटी से कम रहेगा
और डेप्थ से ज्यादा रहेगा। तो ये मिक्स टाइप के म्यूचुअल फंड्स हो गए। तो आप जैसा डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स में, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि ज्यादा म्यूचुअल फंड लेने की बजाय 2-3 अच्छे म्यूचुअल फंड लीजिए और उनमें आप कंटिन्यू बने रहिए, उससे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा। कई बार क्या होता है कि अपन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं और उनमें स्टक हो जाते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि अपने को नुकसान हो रहा है, अपन बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसेस भी उसमें पे कर रहे हैं, प्लस अपने जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो बहुत सारे टैक्सेस में अपने चले जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप 2-3 अच्छे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें और आप उन्हीं में इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि म्यूचुअल फंड में लगाने के टाइम में अपने को कौन कौन से पॉइंट्स देखने चाहिए, जैसे उसका डाइवर्सिफिकेशन देखना चाहिए, उसका एक्सपेंसेस रेशियो देखना चाहिए, उसका रोलिंग रिटर्न्स देखना चाहिए, उसके फंड मैनेजर की जो लास्ट हिस्ट्री है वो अपने को देखनी, ये सारे फैक्टर देख के अपने को एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, आज का ये अपना वीडियो था म्यूचुअल फंड के लिए, और मैं मेरे वीडियोस में यही ट्राई करता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है वो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि उसमें बेसिक मैकेनिज्म क्या रहती है, उसमें ड्रॉबैक्स क्या रहते हैं, अपने को फायदा क्या रहता है, अपने को कौन सी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, उसको इतनी सिंपल भाषा में समझाऊं ताकि कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। तो अगर आपको कुछ भी इसके बारे में कुछ भी कमेंट्स हो, आपको कुछ भी क्यूरी हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप तक वापस उसमें रिप्लाई करूँ आपके कमेंट्स का। और आपको अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।